नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार बीजेपी से बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव का प्रभारी बनाया है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने और चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेवारी अब बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ देवेंद्र फडणवीस की भी हो जाएगी। बिहार में भूपेंद्र यादव के साथ अब देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संभालेंगे। खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं, युवा हैं, पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है। फिलहाल देवेंद्र महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। देवेंद्र एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और बिहार बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाने का फैसला का स्वागत किया है। कहा है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी की घोषणा जल्द हो जाएगी। चलिए सीधे जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे हैं। ब्रिजम, एक बड़ी घोषणा की गई है। इस रणनीति का जो मतलब है स्पष्ट तौर पर दिखता है, लेकिन आम लोगों के समझ से अभी यह बाहर होगा, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई है। देवेंद्र जो लगातार 5 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से महाराष्ट्र को चलाया है। बिना किसी अवरोध के महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया है। संघ के काफी करीबी माने जाते हैं, युवा चेहरा हैं, डायनामिक हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक बड़े सफर के लिए बड़ा चेहरा को चुना है। हमारे साथ पाटलिपुत्रा के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं, संघ के बहुत करीबी हैं देवेंद्र फडणवीस। साथ ही उनकी एक बेहतर छवि है। 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया है बिना अवरोध की। कैसे नेता हैं और चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उनका? देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है, ये समाचार अपुष्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें प्रभारी बनाया है तो स्वागत योग्य है। अनुभवी हैं, बेदाग छवि रही है और दोबारा भी महाराष्ट्र की जनता ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया था, मगर शिवसेना के धोखाबाजी की वजह से वो नहीं बन पाए। मगर मैं समझता हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में उनके आने से सहयोग होगा। कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ऐसे कुछ अनुभवी नेता को देने का काम करता है। जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल हुए, नेताओं से उन्होंने गुफ्तगू की, नेताओं से चर्चा किया कि चुनाव में किस तरह से उतरना है, तो बिहार कोर कमेटी की बैठक में यदि वो शामिल होते हैं तो इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मुझे जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने कल कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने का काम किया है तो जब तक नोटिफाई नहीं होता है तब तक ये कहना उचित नहीं होगा मेरे लिए खास तौर पर। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बड़ा इसको कितने योगदान उनका होगा और स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ अगले चुनाव में। के नेता रहे हैं, आपने तो मुलाकात भी की है, आप मंत्री भी थे। हाँ, मैं कई दफा उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बहुत सोबर नेचर के। ब्रिजम, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार की राजनीति बहुत अलग है। ऐसे में बिहार को कितना समझते हैं और क्या योगदान दे पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी उनकी रही है जो कहीं ना कहीं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सोची जा सकती है? महाराष्ट्र की जनता की आवाज उठा रहे हैं। एक सवाल ये है कि बिहार की राजनीति जो है महाराष्ट्र की राजनीति से काफी अलग है। देवेंद्र कितना बिहार को समझ पाएंगे, किस तरह से बिहार की राजनीति को आगे लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि रग रग में राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति बिल्कुल उलट है। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार की बात मैं नहीं करता, मगर उनका जो अनुभव है कार्यकर्ता के रूप में, लंबे समय काल तक वो कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, संगठन की अच्छी जानकारी है, शासन की जानकारी है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पैक्ट डालेंगे और हमें पूरा विश्वास है। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी तो पहले से हैं ही हमारे प्रभारी, इनके आने से डबल ताकत मिलेगी
पार्टी को, संगठन को। डबल इंजन से काम होगा फिर? डबल इंजन तो पहले से ही चल रहा है भाई, नीचे भी हमारा, ऊपर भी हमारा। डबल इंजन तो, डबल इंजन में अगर डबल इंजन आ जाता है। महाराष्ट्र का इंजन है ये। महाराष्ट्र का इंजन है तो कोई खराब थोड़ा ही है। महाराष्ट्र देश से बाहर थोड़ा ही है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र और बिहार में मत बांटिए इसको, सारा देश एक है और सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन ब्रिज में एक सवाल है कि सुशांत सुसाइड केस से जुड़ा हुआ जो मामला चल रहा है, उस पर बिहार की सोच महाराष्ट्र को लेकर, जो बिहार की जनता है वो महाराष्ट्र की जनता के बारे में या फिर महाराष्ट्र की सरकार के बारे में एक अलग एंगल रखती है सोचने का। तो क्या देवेंद्र जब आएंगे तो एक वार और तगड़ा होगा और कहीं ना कहीं बिहारियों को यह जताने की कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र कोई ऐसा बड़ा नेता आया है जो उनका अपना है, उनके लिए बात कर रहा है? सरकार बनेगी, कुछ नहीं कोई विपक्ष रहेगा। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला चल रहा है, लगातार देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो हमलावर हैं शिवसेना पर और महाराष्ट्र सरकार पर। तो क्या उसको भी एक एंगल से बीजेपी देख रही है कि वो यदि यहाँ युवा चेहरा के तौर पर महाराष्ट्र से आकर यहाँ चुनाव प्रभारी बनते हैं तो एक मजबूती मिलेगी? अच्छा, मैं बताऊं आपको कि सुशांत सिंह के मामले को राजनीतिक रंग क्यों दे रहा है शिवसेना के लोग। सुशांत सिंह का मौत नहीं हुआ है क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? और उस सच्चाई से पर्दा उठाने की अगर कोशिश की जा रही है तो शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को क्यों तकलीफ हो रही है? किसको बचाना चाहता है? मतलब देवेंद्र फडणवीस अगर आते हैं तो यही जताने की कोशिश करेंगे कि हम लगातार सुशांत की फैमिली के साथ है, बिहारियों के साथ हैं और इसका इंपैक्ट चुनाव के परिणामों पर दिखेगा, कुछ ऐसा है? तो ये जताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सुशांत के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने बिहार के लिए लड़ाई लड़ी है। फिर आप इसको गलत ढंग से मत पेंट करिए। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के लोग के माध्यम से सुशांत को मत जोड़िए। वो हमारे पार्टी के सबल नेता हैं, अनुभवी हैं, उनका लाभ मिलेगा हमारे चुनाव में, ये कहिए। सुशांत का मामला तो अलग है, ये देश का मामला, महाराष्ट्र का मामला नहीं है। देश की जनता चाहती है, करोड़ों जनता चाहती है कि सुशांत के मौत से पर्दा उठे। और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम सुनने में आ रहा है, लोग इसको केस को दबाना चाहते हैं, सुशांत के मौत को लिपापोती करना चाहते हैं, इसलिए तो महाराष्ट्र। चलिए रामकृपाल यादव जी इस बात को घुमा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नई जिम्मेवारी मिलेगी। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा अनुभव, बड़ा चेहरा और बिहार के चुनाव में उनका पार्टी बखूबी इस्तेमाल करना चाहती है, उनके अनुभवों का। और पार्टी ये जानती है कि देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त बिहार की राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, हालांकि इसके कई एंगल्स हो सकते हैं। और इधर बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है और यह माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में घोषणा की जा सकती है। शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है और इसके प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिन में सरकार के स्तर से हो सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ और सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के समतुल्य हो सकती है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि नियोजित शब्द ही हटाया जाएगा शिक्षकों के ऊपर से। सीएम ने नाम बदलने पर सहमति दे दी है। इसके अलावा कई बातें कही गई हैं। 5 सितंबर तक सेवा शर्त की घोषणा हो सकती है। शिक्षकों को वेतन और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सूत्र से यह जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हटाया जाएगा नियोजित शिक्षक शब्द, अनट्रेंड बनेंगे क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मी। कई चीजें सामने आ रही हैं। नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ होगा यह हम आपको बता रहे हैं। नियोजित शिक्षक सिर्फ शिक्षक पदनाम जो है होगा।
और चलिए शिक्षकों के लिए जो अच्छी खबर आई है उसके पीछे की पृष्ठभूमि को पहचानिए। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कल ही न्यूज 18 से खास बातचीत की थी, जरा सुनाते हैं आपको। अब तो 15 अगस्त को उम्मीद है कि कुछ घोषणा आप करेंगे। ऐसा कोई डेट कहना मुश्किल है, पर इतना जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आरंभ से ही शिक्षकों के प्रति हमेशा उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहे हैं, और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग उनके लिए अनुकंपा का, चाहे सेवा शर्त, ये सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। वो समय कब आएगा ये कहना एग्जैक्ट मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। बाढ़ आने के साथ ही सीमांचल इलाके से बाल तस्करी शुरू हो जाती है और एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर कार्रवाई की। 10 बच्चों का रेस्क्यू किया है। बच्चों को अररिया से दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैफिकिंग के शिकार होने से 10 बच्चे बचे हैं और उन्हें बचाया गया है। 2 तस्कर पकड़े गए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है, जहां इनकी काउंसलिंग की जाएगी। जब बस उतार के जब बस की तलाशी की गई, उसमें 10 बच्चे जो थे वो दिखने में भी छोटे पाए गए और उनकी उम्र भी, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 18 वर्ष से कम पाई गई। जो एक व्यक्ति थे जो कि सभी लोगों को लेके जा रहे थे, उनको आगे की प्रक्रिया के लिए रोका जा रहा है और आगे की प्रक्रिया जो भी। और चलिए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। बाढ़ के साथ सीमांचल में मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। लाचार लोगों को चंद रुपए रोजगार दिलाने का लालच देते हैं। अच्छी रकम लेकर फैक्ट्री मालिकों के हाथों बच्चों को बेच दिया जाता है। वहां बंधक बनाकर बच्चों से हाड़तोड़ मेहनत करवाई जाती है और उसके बाद अभिभावकों का बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो पाता। पिछले साल बाढ़ के दौरान भी ऐसे मामले सामने आए थे। इधर बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनावी साल है और ऐसे में जांच और सुविधा को लेकर सियासत खूब हो रही है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर जांच और व्यवस्था को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है और सदन में दिए अपने बयान को सही ठहराया है। भ्रम उसमें पैदा कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6100 जांच कहा है। बहुत साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष समझ लें कि 6100 जांच के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन के RT-PCR की क्षमता के बारे में बताई है। दरअसल कोरोना की जांच पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर झूठा आंकड़ा देने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच की बात कही थी, जो गलत है। सीएम ने सिर्फ 6,100 जांच की बात कही है। दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। इधर तेजस्वी के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वहीं एनडीए ने तेजस्वी पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया है। जनता के लिए सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। जो आने वाले 2 महीना में जो पुल ध्वस्त हो रहा है, अप्रोच ध्वस्त हो रहा है, अब सरकार ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। कल कह दिए कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार जी। अरे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आपके पिताजी है, होटवार जेल में है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तेजस्वी यादव को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आंकड़ों पर चले गए। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो 10,000 पर सवाल उठाते थे, आज हम लाख का आंकड़ा को छू रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से ज्यादा आमजन को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, आगे खबरें जारी हैं। चलिए बात करेंगे सुशांत केस की। तो सुशांत केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना था। सभी पक्षों ने लिखित में अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया। 5 पक्षों के जवाब में जो सबसे बड़ी बात रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि रिया की याचिका प्रभावहीन है। पिता की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि बिहार में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब में यह कहा गया कि केस सीबीआई को ट्रांसफर ना हो। वहीं सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि सीबीआई को जांच जारी रखने देना चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।